हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लॉक एंड की यानी कि सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 और 4 को, जिसकी कहानी को हमने एरिन की सिचुएशन पर छोड़ा था, जो अब अपने दिमाग के ट्रैप से बाहर निकल चुकी है। और अब उसके बाद क्या होगा, चलिए उन्हीं डिटेल्स पर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक स्पॉइलर वार्निंग के अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत 23 साल पहले यानी कि एरिन के पास से की जाती है, जिसमें हमें यही बताया जाता है कि एरिन किस तरीके से अपने दिमाग में फंस गई थी, जिसके पीछे कोई और नहीं बल्कि की हाउस को क्लीन करने वाली मेड थी, जिसने वहां पर एरिन को अजनबी समझकर उससे यही पूछने की कोशिश की कि वह है कौन और इस घर में कर क्या रही है। लेकिन एरिन उसका जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि एरिन ने उस वक्त हेड की को यूज कर रखा था, जिस कारण से वो अपने दिमाग में थी। और वो मेड सामने बने डोर को भी देखती है, जिसकी मदद से एरिन के दिमाग में जाया जा सकता है। बट उस मेड को वो बात नहीं पता होती और वो उस डोर को देखकर डर जाती है और एरिन को भी वहाँ से निकलने की सलाह देती है, वो भी एरिन को हिलाकर, जिस कारण से वो हेड की उसके नेक से गिर जाती है और एरिन हमेशा के लिए अपनी यादों की दुनिया में फंस जाती है। और सीजन 1 में हमें एरिन की बाकी सिचुएशन दिखाई गई है कि कैसे इको यानी कि डॉज एरिन के दिमाग में उससे जानकारी निकालती है और उसे वहीं पर ट्रैप भी रहने देती है। लेकिन अब इसके सीजन 2 में किंजी और टाइलर की वजह से एरिन की सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, जिनसे उभरने में उसे अब थोड़ा टाइम भी लगेगा और उसके इंश्योरेंस के पैसे आने में भी। यानी कि अभी के लिए तो एरिन के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। जिसके बाद किंजी, नीना और टाइलर डिसाइड करते हैं कि वो उन्हीं के साथ ही हाउस में रहेगी, क्योंकि टाइलर और किंजी उसी आइडिया को जानने के पीछे पड़े हैं, जिस आइडिया की मदद से सारे एडल्ट उन कीज के मैजिक को नहीं भूले। लेकिन किंजी अपने भाई को थोड़ा शांत रहने के लिए कहती है, क्योंकि एरिन की सिचुएशन अभी उसके हिसाब से इतनी ठीक नहीं, जो घर में आते के साथ में ही पहले तो सभी को शुक्रिया कहती है और बाद में डंकन से भी मिलती है, जिसके बचपन की बातें कर वो डंकन को कंफ्यूज करती है और उन्हीं से कंफ्यूज होकर डंकन वहाँ से सीधे नहाने चला जाता है। जो बात कहीं न कहीं एरिन को भी पता चल गई है कि ड्रंकन को उसकी बचपन की कोई भी यादें याद नहीं। जिस बात को किंजी के सामने बोलती है, वो भी इसी वार्निंग के साथ कि उन्हें सारी की सारी कीज एरिन को दे देना चाहिए, जिन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि वो सभी कीज अपने मैजिक से लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट किंजी उसकी परमिशन नहीं देती एरिन को, यही बोलकर कि वो लोग लॉक्स हैं और इन की के रक्षक और मेकर्स, जो खुद ही डिसाइड करेगी कि उन्हें एक्चुअल में की का करना क्या है। जिस बात को सुनकर एरिन उन्हें यही कहती है कि वो सब जल्द ही मारे जाएंगे और काफी पछताएंगे भी, जिस बात का फिलहाल तो उन दोनों पर कोई भी असर नहीं हो रहा। जिनमें टाइलर अब भी उस सीक्रेट को जानने के पीछे पड़ा है, जिसका जवाब फिलहाल तो उन दोनों को नहीं मिला। जिसके बाद अगले सीन में हमें बॉडी के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसे अब एक और नई की विस्परिंग सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो सीधे उस तक पहुंच जाता है, जिसे लॉक्स ने टेलीस्कोप के अंदर छुपा रखा था। और ये काफी टाइनी की है, जो किस यूज होगी उसका पता बॉडी को नहीं, जिसे वो पूरे घर में लेकर घूमता है। और फिर थक हारने के बाद वो अपनी माँ नीना के साथ जॉश के घर पर चला जाता है, जहाँ जॉश को नीना उसके घर इन्वाइट कर रही है और दूसरी तरफ जॉश की बेटी और बॉडी खेलने में बिजी है, जिसे कुछ ही देर बाद बॉडी उस टाइनी की के बारे में भी बताता है, जो किस यूज होगी उसे अब तक नहीं पता। लेकिन जेमी उस की पर लिखे गए अल्फाबेट्स को देखकर ये समझ जाती है कि ये की उनके घर में रखे हुए एक छोटे से टाइनी हाउस के डोर में लग जाएगी, जो एक्चुअल में की हाउस का छोटा मॉडल है। जो बात बॉडी को भी सरप्राइज करती है, जिस की को यूज करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि ये की उनके घर के सारे मोमेंट्स एग्जैक्ट वैसी ही दिखाती है, जो सिचुएशन उस घर में चल रही है। इसके अलावा उस छोटे से टाइनी हाउस में से किसी भी चीजों को बाहर निकाला जाए या फिर अंदर भी डाला जाए, तो वो चीजें सीधे बड़े की हाउस पहुंच जाती है। यानी छोटी चीजें बड़ी हो सकती है और घर की बड़ी चीज इस टाइनी हाउस से छोटी, जिन्हें इस छोटे घर को और एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जॉश वहां पर आकर बॉडी को यही कहता है कि उसकी माँ नीना उसे बुला रही है। लेकिन उसी वक्त नीना भी वहां पर आ जाती है, जो अपने घर के छोटे मॉडल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान है। जिसके बाद वो जॉश से उसका एक्सक्यूज भी मांगती है और जॉश उसे वहाँ पर चीजें सही तरीके से समझा नहीं पाता। जिसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है, जबकि जॉश उसे उस छोटे टाइनी हाउस को उसके साथ ले जाने के लिए भी कहता है, जिस ऑफर को नीना पूरी तरीके से नकार देती है। और फिर अगले सीन में हम गेब और ईडन को देखते हैं, जो उस कैबिन में नई की बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर चुके हैं चैम्बरलिन के कहने पर। जिसके बाद गेब वहाँ से सीधे इस काम की जिम्मेदारी ईडन को देता है और किंजी से मिलने चला जाता है, जिस बारे में ईडन उसे टोकती है कि उनके पास अब की बनाने का फॉर्मूला है, इसलिए उन्हें लॉक्स की कोई जरूरत नहीं। और गेब उसे यही समझाता है कि वो लॉक फैमिली है, जिनकी जरूरत उन्हें कभी ना कभी पड़ेगी ही। और फिलहाल तो अभी सिचुएशन गेब और किंजी के बीच बिल्कुल भी ठीक नहीं
नहीं है, यानी कि उनकी रिलेशनशिप, जिसे बचाने के लिए गेब अब अलग ही चाले चलेगा, जिसे हम वहाँ पर अगले सीन में देखते भी है कि कैसे गेब कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा स्कॉट को ताना मारने का, ताकि किंजी और उसके बीच जो दोस्ती है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि स्कॉट का दिमाग यहाँ पर उनकी नई फिल्म के प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लग रहा। लेकिन स्कॉट उन्हें दिलासा देता है कि वो जाने से पहले अपना काम कर देगा। जिसके बाद अगले सीन में हम की हाउस को देखते हैं, जहाँ टाइलर अपने कमरे में बिजी है और उससे मिलने के लिए वहाँ पर ईरेन आती है, जो एक्चुअल में टाइलर के उस कमरे को देखने आई है जो आज से कई साल पहले उसके पिता का था। और उस कमरे में टाइलर के पिता की हैट भी रखी हुई है, जिस हैट के ऊपर एक फिश हुक है जिसे उसके पिता ने इमरजेंसी के लिए लगा कर रखा है। क्यों फिलहाल तो उसका मतलब वहाँ पर बताया नहीं जाता। जिसके बाद एरिन वहाँ पर उसे उनका राज भी बताती है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी मेमोरीज को पूरा शार्प रखा है उन की के मैजिक्स के नॉलेज के लिए, जो एक्चुअल में पॉसिबल की वजह से हुई थी, जो अब कहाँ है फिलहाल तो उसका पता एरिन को नहीं है। जिसके बाद नीना वहाँ पर आकर एरिन को आवाज देती है और एरिन सीधे वहाँ से चली जाती है। और बगल के बॉडी के कमरे में हम उसी को आते हुए देखते हैं, जिसके कमरे की कबर्ड फर्श पर गिरी हुई है और बेड टूट गया है, जिसे एक्चुअल में बॉडी नहीं तोड़ा था उस टाइनी हाउस में छोटी सी चीज समझकर। जिसके बाद वो जिमी को कॉल कर अपने कमरे में किसी चीज को रखने के लिए कहता है और जिमी वहाँ पर छोटे से गमी बेर को रख देती है, जो टाइलर के कमरे में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके टेस्ट में भी कोई कमी नहीं आती। और दूसरी तरफ आ जाए गेब, स्कॉट और किंजी की सिचुएशन पर, तो गेब को उसके दोस्त अपने साथ ले जाते हैं दूसरे कामों के लिए, जिसका मौका देखकर किंजी स्कॉट से बात करती है और स्कॉट उसे अपनी सिचुएशन समझाता है कि वो किस तरीके से स्टोरी नहीं लिख पा रहा। जिसके बाद किंजी उसकी थोड़ी बहुत मदद करती है, जो चीज गेब अपनी आंखों से देखकर वहाँ से चला जाता है, वो भी फिर से कैबिन में उसी मैजिक की के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जिसे बनाने के बाद उसमें थोड़ा खून भी लगता है, तभी जाकर ये प्रोसेस पूरा होता है। और इसी के साथ साथ वो ईडन को एनीवेयर की देकर लॉक हाउस में जाने के लिए कहता है, यानी गेब ने यहाँ पर किसी न किसी तरीके की प्लानिंग स्कॉट के अगेंस्ट कर ली है, जिसका पता हमें अगले दिन चलता भी है। लेकिन उससे पहले हमें अगले सीन में ईडन और डंकन की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर ईडन उससे फिर से बात करने की कोशिश करती है और डंकन उसे चिल्लाते हुए यही कहता है कि वो उसे नहीं जानता और वो जानबूझकर उसे जानने का नाटक बिल्कुल भी ना करे, जो चीज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और ये बात एरन को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। जिसके बाद अगली सुबह हमें स्कूल में दिखाई जाती है, जहाँ सभी दोस्त आपस में बैठकर अपनी ही फिल्म के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि स्कॉट के जाने के बाद फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा। इसके अलावा स्कॉट वहाँ पर अपनी स्टोरी भी उन्हें बताता है, जो थोड़ी ही लिखी हुई है, जिस बात पर गेब उसे ताना मारते हुए उसके बाकी दोस्तों को भी भड़का देता है। और फिर उन सभी दोस्तों के बीच डिस्कशन शुरू हो जाता है और गेब उन सभी को रोकते हुए यही कहता है कि वो अब भी यहीं पर है, यानी कि वो इस फिल्म की कहानी लिखेगा और इसे डायरेक्ट भी करेगा, इसलिए अब आगे कोई आर्ग्यू नहीं होगा। और फिर वहाँ किंजी सलाह स्कॉट को नए डायरेक्टर की भी देती है कि अगर वो चला गया तो उनका ये काम बंद हो जाएगा। और गेब वहाँ पर किंजी की हाँ में हाँ मिलाता है, जिसके बाद स्कॉट उसे मारना शुरू कर देता है, वो भी बिल्कुल अचानक, जिसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसे ईडन म्यूजिक बॉक्स की मदद से कंट्रोल कर रही है, जिसने उसे किंजी के बेडरूम से जाकर निकाला है एनीवेयर की मदद से। और किंजी को भी कहीं ना कहीं इस चीज पर शक होता है, जिसकी कंफर्मेशन के लिए वो घर पर कॉल भी करती है। और गेब इस सिचुएशन को समझते हुए ईडन के पास जाता है, वो भी मौका देखकर, और उसे जल्द से जल्द उस म्यूजिक बॉक्स को किंजी के बेडरूम में फिर से रखने की सलाह देता है। जिसके बाद ईडन वहाँ जाती है और उस बॉक्स को सही जगह पर रख भी देती है, वो भी एनीवेयर की को उसी टेबल पर रखकर। लेकिन तब तक वहाँ पर ड्रंकन भी आ जाते हैं किंजी के कहने पर और उस म्यूजिक बॉक्स को वहाँ पर रखा चेक करते हैं और किंजी को उसकी कंफर्मेशन देते हैं और साथ ही साथ टेबल पर रखी हुई एनीवेयर की को अपने साथ ले जाते हैं। यानी कि किंजी का शक तो दूर हो गया, लेकिन एनीवेयर की ड्रंकन के पास चली गई। जिसके बाद ईडन वहाँ से मौका देखकर खिड़की से भाग जाती है चोरी छुपे। और उसी रात हम नीना को जॉश को डेट करते हुए देखते हैं, जहाँ जॉश उसे अपनी वाइफ की मौत का कारण बताता है, जो कि कार एक्सीडेंट था। जिसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं और अगले सीन में हम उस छोटे से की हाउस के अंदर एक स्पाइडर को जाते हुए देखते हैं, जो अब की हाउस में जाकर पूरी तरीके से बड़ा हो गया है, जहाँ डंकन फिलहाल तो डिनर की तैयारी कर रहा है। और फिर उसके अगले सीन में हम ईडन को गेब के पास पहुँचता हुआ देखते हैं, वो भी चलकर, जिसका रीजन वो वहाँ पर गेब को बताती है कि एनीवेयर की उनके हाथों से चली गई है। और ये बात गेब को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। जिसके बाद ईडन उसी को ताना मारते हुए सारा का सारा दोष उसी पर डाल देती है कि ये सब बस उसी की गलती है। उसके बाद की हाउस में हम बॉडी को देखते हैं, जिसके बेडरूम का दरवाजा नहीं खुलता और वो उसके लिए हर्क्यूलिस बेल्ट को पहन लेता है, जिसे खोलने के बाद वो देखता है कि पूरे के पूरे घर में स्पाइडर वेब आ गया है, जिसके बारे में टाइलर भी उससे पूछता है और बॉडी यही बताता है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया। और फिर वो दोनों मिलकर इस सिचुएशन का पता लगाते हैं। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर वही बड़ी सी स्पाइडर दिखती है, जो उन दोनों को खाने के लिए आगे आ रही है। जिससे बचते बचाते हुए वो लोग कैरन के पास पहुँचते हैं और वहाँ से सीधे किचन में। जिस स्पाइडर को देखकर कैरन समझ जाती है कि ये काम टाइनी की से हुआ होगा, बाकी और किसी से भी नहीं। दूसरी तरफ डंकन घर में क्या चल रहा है उस बारे में उनसे पूछता है, जिसके बाद वो स्पाइडर सीधे डंकन पर आकर हमला करता है और डंकन उसे बचते बचाते हुए बाकी लोगों के पास आ जाता है। और वो लोग मौका देखकर वहाँ से सीधे किचन के दूसरे कमरे में जाकर बंद हो जाते हैं, जिसके बाहर वो स्पाइडर बस उनकी जान ही लेने वाला है। लेकिन इसी बीच बॉडी जिमी को कॉल कर उनके
घर से यानी उनके टाइनी हाउस से उस स्पाइडर को निकालने की सलाह देता है, वो भी जल्दी, जिसे जेमी पेंसिल की मदद से वहीं पर मार देती है। और टाइलर उसे फिर से अपडेट देते हुए उस स्पाइडर को वहाँ से हटाने के लिए भी कहता है और जेमी ऐसा कर भी देती है। जिसके बाद डंकन उनसे सिचुएशन के बारे में पूछता है और टाइलर यही जवाब देता है कि बस कुछ सेकंड बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। और ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो लोग डंकन को यही कहते हैं कि उनकी मस्ती के चलते ये सब कुछ हुआ है। और एरिन वहाँ पर उसके पास जाकर उसे टाइनी हाउस और की के बारे में बताना शुरू करती है, जिस बात से डंकन फिर से गुस्सा होकर उस पर बरस पड़ता है। और अब एरिन को क्या करना है उसे पता है, जिसकी मदद वो टाइलर और किंजी से मांगने के लिए आती है, जो कुछ ही देर बाद उनके झगड़े के बाद उस घर में आ जाती है। लेकिन टाइलर उसे बताता है कि उसे जो ट्री की चाहिए वो फिलहाल तो उनके पास नहीं बल्कि डॉज के पास है, लेकिन उनके पास अंकल ड्रंकन की यादें हैं, जिस बारे में बात एरन उनसे करने आई थी, क्योंकि वो एरन ही थी जिसने ड्रंकन के दिमाग से उसकी सारी की सारी मेमोरीज मिटा दी थी। और उसके पीछे का रीजन था एक मैजिक की, जिसकी मदद से उन लोगों ने कीज के मैजिक को याद रखा। जिसके बाद किंजी और टाइलर उससे पूछते भी है कि ड्रंकन की ही यादें मिटानी इतनी ज्यादा जरूरी क्यों थी, जिसके जवाब में वो यही बताती है कि एक्चुअल में की ड्रंकन ने ही बनाई थी, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत बुरा साबित होता। यानी कि सीजन 1 की सिचुएशन जिसमें उनका एक दोस्त मारा गया उस ओमेगा डोर को खोलने के लालच के चक्कर में, और बाद में इको की मदद से वो वापस भी आ गया डॉज बनकर। इसीलिए ऐसी सेम सिचुएशन में एरिन उन सभी को बिल्कुल भी फंसाना नहीं चाहती। और फिर उनकी इस बातचीत के बाद हमें बीच में एक झलक गेब और ईडन की भी दिखाई जाती है, जो कैबिन में उस की को बनाकर पूरी तरीके से रेडी है फाइनल टच देने के लिए, जिसे गेब अपना हाथ काटकर ब्लड देकर कंप्लीट करता है। लेकिन उसका रिएक्शन उल्टा होता है और वो मेटल वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और गेब समझ जाता है कि चैम्बर लॉक ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। और फिर आ जाए फिर से एरिन और डंकन की सिचुएशन पर, तो एरिन के इस काम में उसकी मदद टाइलर करता है डंकन को भरोसा दिलाकर कि बस उन्हें उस पर ट्रस्ट करना है। जिसके बाद वो उनके नेक में माइंड की को लगाता है और उनकी यादों को फिर से उनके दिमाग में रख देता है। जिसके बाद ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। और फिर सीधे आ जाए एपिसोड नंबर 4 पर, तो उसकी शुरुआत ड्रंकन के पास की मेमोरीज को दिखाकर की जाती है, जहाँ ड्रंकन अपने भाई रेंडल से छुपाकर घर में गोस्ट की को यूज करता है, जिन यादों को अब वहाँ पर ड्रंकन भी देख सकता है, जिसकी अचानक से मेमोरीज आने की वजह से वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। और उसी कंफ्यूजन के बीच वो लोग उससे मेमोरी की के बारे में भी पूछते हैं, जिसका जवाब ड्रंकन उन्हें दे नहीं पाता, लेकिन वो उन्हें एनीवेयर की निकाल कर देता है और उसके बारे में भी उसे ज्यादा डिटेल नहीं पता, जिससे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है और अपनी उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है। जिसकी बात पर एग्री करते हुए टाइलर और किंजी उसे अकेला छोड़ देते हैं और सीधे एरिन के पास आते हैं, जहाँ डॉज भी बैठा हुआ होता है। और फिर वो लोग डॉज को भी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं एरिन के साथ कि एरिन का ये प्लान काम भी करेगा या नहीं, जिस वजह से ड्रंकन काफी ज्यादा परेशान है। तो एरिन भी यही कहती है किंजी के साथ मिलकर कि उन्हें शाम तक देख लेना चाहिए कि ड्रंकन की सिचुएशन में सुधार हो भी रहा है या नहीं। जिसके बाद टाइलर वहाँ बॉडी को एनीवेयर की निकाल कर दिखाता है और बॉडी उसे देखकर यही सोचना शुरू कर देता है कि ये की जो डॉज के पास थी उनके अंकल ड्रंकन के पास कैसे आई, और इसका पता उन्हें जल्द से जल्द लगा लेना चाहिए ताकि उन्हें कुछ क्लू मिले एली से रिलेटेड। लेकिन टाइलर और किंजी उसे रोक देती है, यही कहकर कि अंकल ड्रंकन की सिचुएशन अभी ठीक नहीं और धीरे धीरे वो लोग इसका भी पता लगा लेंगे और उस मेमोरी की का भी, जिसकी जिम्मेदारी ढूंढने की अब एरिन ने ले रखी है। जिसके बाद अगले सीन में हम गेब और ईडन को स्कूल में डिस्कशन करते हुए देखते हैं कि असल में उन्हें चैम्बरलिन ने धोखा क्यों दिया, और इस बात को जानना गेब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चैम्बरलिन अब उसके अकॉर्डिंग उन कीज को बनाना जानता है। और उनकी इस बातचीत को दूर से खड़ा स्कॉट देख रहा था, जिसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है। जिसके बाद जॉश वहाँ पर आता है और स्कॉट को यही सलाह देता है कि वो खुद पर कंट्रोल रखे और अपने झगड़े को भी गेब के साथ मिलकर सुलझा ले, जिसकी गारंटी वहाँ पर उसे स्कॉट भी देता है। और दूसरी तरफ हम टाइलर को जैकी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, वो भी मैजिक की मदद से, जिस एनीवेयर की को यूज कर वो जैकी को वहाँ से सीधे इंग्लैंड ले जाता है, जो कि उसका ड्रीम है, जिससे जैकी भी बहुत ज्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ हम नीना और जॉश को भी देखते हैं, जो अपनी अगली डेट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी फिर से जॉश के घर पर, जिन्हें वहाँ पर आपस में अच्छे से बात करते हुए किंजी नोटिस कर लेती है और नीना भी अपनी बेटी को देखती है। जिसके बाद किंजी के पास स्कॉट आता है और उसे गेब और ईडन की सारी सिचुएशन भी बताता है, इसी बात के साथ कि जो कुछ भी कल हुआ वो उसके कंट्रोल में नहीं था, यानी कि किसी ने उस पर म्यूजिक की को यूज किया था। और किंजी उसकी इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और न ही गेब और ईडन वाली बातों पर। उसे बस वहाँ पर ऐसा ही लगता है कि स्कॉट बस उन दोनों से जलता है। जिसके बाद स्कॉट वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर की हाउस के सीन में हम बॉडी को अंकल डंकन के कमरे के बाहर देखते हैं, जो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन डंकन उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं, जो अब भी अपनी पुरानी यादों को याद करने में ही खोए हुए है। जिसके बाद वहाँ पर मौका देखकर गेब भी पहुँच जाता है, क्योंकि गेब को पता है कि इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है और वो वहाँ पर फिर से बॉडी को अपनी बातों में उलझाकर गोश्त की यूज करने के लिए मना लेता है, जिसे वो अपनी फिल्म के प्रोजेक्ट में यूज करेगा, ताकि वो उसकी मदद से आसपास की काफी डरावनी लोकेशन को एक्सप्लोर कर सके। और बॉडी उसे वो की यूज करने दे देता है, जिसे लेकर वो सीधे चैम्बरलिन के पास पहुंचता है और अपने जवाब को जानने की कोशिश करता है कि चैम्बरलिन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और चैम्बरलिन उसे बताते हैं कि वो पहले ही समझ गए थे कि वो एक डीमन है, क्योंकि उसकी पीठ पर एक काला बड़ा निशान है, जो उसे
के डीमन कंफर्म करता है। और दूसरी तरफ हम अंकल डंकन को लॉक हाउस से कुछ ही दूर में उन्हीं की प्रॉपर्टी पर बने हुए एक छोटे से कैबिन में जाते हुए देखते हैं, जहाँ बचपन में डंकन ने अपनी उस माइंड की को बनाया था। और वहाँ पहुंचकर डंकन को उस की के साथ साथ ये भी याद आ जाता है कि उसके दिमाग से मेमोरीज किन लोगों ने निकाला था, और ये चीज उसे और भी काफी ज्यादा हर्ट करती है, जिसका पीछा कर वहाँ पर बॉडी भी पहुंच जाता है, जो पहले तो गेब की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ होता है। जिसके बाद अंकल डंकन उसे अपने साथ ले जाते हैं, यही कहकर कि यहाँ रुकना उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और दूसरी तरफ चैम्बरलिन गेब को अपनी बातों में फंसा कर रखते हैं, यही कहकर कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा और उसकी फैमिली को भी कभी हार्म नहीं कर पाएगा। यानी कि चैम्बरलिन यहाँ पर बस वक्त की तलाश में है ताकि सही मौका देखकर वहाँ से सैम गेब की बॉडी में घुस पाए। लेकिन इन सब में चैम्बरलिन इतनी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, जिनकी हरकतों को वहाँ पर गेब भी नोटिस कर लेता है और सैम के साथ सीधे अपनी बॉडी की तरफ बढ़ जाता है, जिसके एक शरीर में वो दोनों एक साथ घुसते हैं। और उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, जिसमें गेब सक्सेस होता है सैम को अपने शरीर से बाहर निकालने में, जो उसके शरीर में आते के साथ में ही उसकी जान लेने के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद गेब वहाँ से उस गोस्ट की को लेकर सीधे चला जाता है, जहाँ डंकन और बॉडी सीधे घर के अंदर आ रहे होते हैं। जहाँ आते वक्त डंकन बॉडी को यही बताते हैं कि उनकी पुरानी यादें उनके सर को दुखा रही है, यानी जितना वो अपने पास के बारे में याद करेगी उनका सर और दुखता है, इसलिए वो फिर से आराम करने के लिए चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम नीना को घर पर आते हुए देखते हैं, जिस घर में एरिन कुछ तो ढूंढ रही है, यानी कि वही माइंड की को, जिसके बारे में नीना भी उसे पूछती है कि एक्चुअल में वो कर क्या रही है। और नीना उसे यही बात बताकर टाल देती है कि वो बस पढ़ने के लिए किताबें ढूंढ रही थी। और फिर उन दोनों के बीच रेंडल को लेकर बातचीत होती है, जिसमें एरिन उसे यही बताती है कि रेंडल उससे मिलने आया था और उसने अपने बच्चों और वाइफ के बारे में भी उसे बताया था। जिस बात को सुनकर नीना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जिसके बाद बॉडी और केंजी के बीच की कॉन्वर्जेशन हमें दिखाई जाती है अगले सीन में, जहाँ पर बॉडी उसे अंकल डंकन की सिचुएशन बताता है, जो अब भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। जिसके बाद केंजी डिसाइड करती है कि टाइलर के आने के बाद वो लोग उनके दिमाग से उन मेमोरीज को फिर से निकाल लेंगे, ताकि उनके अंकल डंकन फिर से पहले जैसे हो जाए। और इसी बीच केंजी खुद के डर के बारे में भी बताती है अपने छोटे भाई बॉडी को कि उसने भी ऐसी गलती अपने दिमाग से अपने डर को निकाल कर की है, जिसे निकालने के बाद अब उससे कितनी गलती हुई है उसे खुद नहीं पता। जिसके बाद बॉडी उससे यही कहता है कि उसका डर जहाँ कहीं भी होगा वो उसे हो सकता है कि अपने दिमाग के बाहर भी कंट्रोल कर सकती है, इसलिए उसी कंट्रोल के साथ उसे अपने डर को फिर से बुला लेना चाहिए। जिस बात को सुनकर किंजी ऐसा करती भी है अपने कमरे में बैठकर, लेकिन कुछ असर होता हुआ उसे नजर नहीं आता और न ही हमें, क्योंकि इस सीन से हटकर हमें सीधे अगले सीन में ले आया जाता है, जहाँ हम टाइलर को जैकी के साथ लंदन में घूमते हुए देखते हैं, वो भी पूरे दिन से लेकर रात तक। और रात के वक्त टाइलर फिर से सब कुछ भूल जाती है और काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद टाइलर उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन जैकी बस अपने घर जाना चाहती है क्योंकि वो काफी डर रही है और टाइलर ऐसा ही करता है। और फिर हमें फिर से की हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर डंकन अपनी पुरानी यादों से जूझ रहा है और इस बार उसे लूकस की मौत के नजारे दिखते हैं, जिसे उसके भाई रेंडल ने अपने हाथों से मारा था। और उस वक्त उसके साथ साथ एरिन भी वहाँ पर थी। जिसके बाद डंकन फिर से अपने सर को पकड़कर उस बेसमेंट से निकलकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है, जिनकी हालत वहाँ पर खड़ी किंजी भी नोटिस करती है और यही कहती है कि अब वो लोग टाइलर का वेट न करते हुए डंकन के दिमाग से उनकी पुरानी यादें निकाल देंगे। लेकिन उन्हें बाहर ही किसी के होने का एहसास हो जाता है, यानी कि कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे फॉलो कर वो लोग आगे जाते हैं तो कुछ ही दूर में उन्हें किंजी की डर मिलती है, जिसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बुरी है किंजी के दिमाग से निकलने के बाद। जिसके बाद किंजी उसे अपने साथ ले आती है ताकि वो उसे माइंड की मदद से उसके दिमाग में फिर से डाल दे, और वो ऐसा ही करती है। जिसके बाद एरिन और उनके बीच डिस्कशन होती है, जिसमें एरिन किंजी से एक और मौका मांगती है सब कुछ ठीक करने का, क्योंकि जैसे किंजी के दिमाग में उसका डर जाता है तो किंजी काफी नॉर्मल हो जाती है। और यहीं से शायद एरिन भी कुछ सोच रही है फिर से अपने दिमाग में जाने का, लेकिन उनकी वो कन्वर्जेशन और आगे चले उसके पहले ही नीना वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद एरिन वहाँ से चली जाती है और नीना अपनी सिचुएशन किंजी को एक्सप्लेन करती है, बट किंजी उस पर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती, यही कहते हुए कि जो कुछ भी उसकी माँ कर रही है बिल्कुल ठीक है और वो उनके जज्बातों को समझती है। लेकिन नीना को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके बच्चे उससे दूर होते जा रहे हैं। और फिर अगले सीन में हम जैकी और टाइलर की सिचुएशन देखते हैं, जहाँ जैकी उन कीज और मैजिक को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है और टाइलर उसे फिर से सारी की सारी सिचुएशन को रिपीट कर बताता है। जिसके बाद जैकी उसे यही सलाह देती है कि वो अब इन चीजों को उस पर यूज करना बंद कर दे, क्योंकि उससे उसकी कई सारी अच्छी मेमोरीज मिट जा रही है, जिन पल को वो टाइलर के साथ बिताना चाहती है। और टाइलर उससे वहाँ पर मौका मांगता है सब कुछ ठीक करने का, जो जैकी उसे नहीं देती, यही कहते हुए कि अब वो और नहीं झेल सकती। और दूसरी तरफ स्कूल में पार्टी शुरू हो चुकी है, जहाँ किंजी भी पहुँचती है और स्कॉट भी, लेकिन वो दोनों आपस में काफी अजीब बिहेव करते हैं और एक दूसरे से सही से बात नहीं करते। और इसी बीच किंजी गेब और रिडेन के बीच इशारों में चल रही बातों को भी नोटिस करती है, यानी अब उसे शक हो रहा है कि स्कॉट सच कह रहा था। जिसके बाद वो गेब के पास आकर यही पूछती है कि आज वो पूरा दिन कहाँ था और उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिसका रीजन गेब उसे यही बताकर देता है कि वो पढ़ाई कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ हम जॉर्ज को कुछ बच्चों को हिस्ट्री का लेसन देते हुए सुनते हैं, उनके पूर्वज फेडरिक की कहानी सुनाते हुए, जो ब्रिटिश क्रांतिकारी थे, यानी कि अमेरिका के विलेन, जिन्हें बच्चे भी बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फेडरिक की
जनरल से वो उनकी लाइफ के बारे में काफी कुछ पता करने की कोशिश कर रहा है, जिनकी जनरल के साथ एक मेटल का टुकड़ा भी मिला था, जिसे वहाँ पर गेब अपनी आंखों से देखता है और समझ जाता है कि ये एक्चुअल में एक विस्परिंग आयन है, यानी कि एक और की और उनकी एक और उम्मीद जो इसके पहले 2 बार फेल हो चुकी है। यानी कि गेब अब उसे चुराने का प्लान कर रहा है, जिसका पता हमें आगे चल जाएगा। और दूसरी तरफ की हाउस में टायलर अंकल डंकन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन एरन उसे रोक देती है, यही कहकर कि वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। जिसके बाद एरन टायलर की मदद मांगती है अपने माइंड में जाने के लिए, ताकि इस बार जब वो अपने माइंड में जाए तो फिर से वहीं पर ना अटक जाए, क्योंकि वहाँ जाकर वो उस मेमोरी की को ढूंढेगी जो उसकी यादों में कहीं पर दफन है। और टायलर उसे भरोसा दिलाता है कि वो इस बार उसे उसके माइंड में ट्रैप होने नहीं देगा। जिसके बाद एरन सीधे अपने दिमाग में चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम किंजी और एबी को देखते हैं, जहाँ एबी उसे स्कॉट की स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई है इसकी डिटेल दे देती है, यानी कि स्कॉट अब यहाँ पर रहकर गेब के साथ हुए अपने झगड़े को सुलझा सकता है, और हाँ, किंजी के साथ भी। और फिर दूसरे सीन में हम गेब और ईडन को जॉर्ज के ऑफिस में आता हुआ देखते हैं, जहाँ गेब ईडन को नजर रखने के लिए कहता है, और वो काफी आसानी से जॉर्ज के डेस्क से उस विस्परिंग आयरन को चुरा लेता है, जो चीज ईडन के लिए ही अच्छी है, क्योंकि गेब ने यही सोच रखा था कि वो ईडन को मारकर उसके शरीर से विस्परिंग आयरन निकाल लेगा अगर उसे जॉर्ज का विस्परिंग आयरन नहीं मिलता तो। लेकिन अब सिचुएशन ठीक है और ईडन भी। लेकिन उनकी ये कन्वर्जेशन जैसे ही खत्म होती है तो किंजी वहाँ पर गेब को ढूंढ लेती है, वो भी ईडन के साथ। और अब किंजी का शक यकीन में बदल गया है, जिसे कंफर्म वो गेब के पास आकर ही करती है कि वो दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और उनके पास कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं होता, सिवाय इसके कि गेब किंजी को बाथरूम बता रहा था और वो लोग खो गए। जिसके बाद गेब किंजी को यही एक्सक्यूज देता है, ये बोलते हुए कि वो ईडन की मदद पढ़ाई में कर रहा है। लेकिन ये बात भी किंजी को झूठी लगती है और वो इतना सुनकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम एरन को देखते हैं, जो अपनी मेमोरी से बाहर निकलकर उन यादों को ले आती है जिनमें उन्होंने उस मेमोरी की को छुपा रखा है, जिसका पता उन्हें चल भी जाता है कि रैंडन ने वो की उन्हीं के स्कूल में छुपा रखी है, कहाँ लेकिन वो नहीं पता। और दूसरी तरफ हम ईडन और गेब को देखते हैं, जो उस टूटे फूटे कैबिन हाउस में आते हैं अपनी उस उम्मीद यानी कि की को बनाने के लिए, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें लॉक्स खानदान के किसी भी वारिस का खून चाहिए, यानी कि वो लोग ये काम किंजी के स्कैर की मदद से कर सकते हैं, जो वहाँ से भाग चुकी है। और गेब को यह आइडिया तभी मिल गया था जब वो चैम्बरलिन से बात करने के लिए गया था, और अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जिसके बाद ईडन किंजी को मारने की ही सलाह देती है, बट गेब इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और दूसरे सीन में हम नीना को देखते हैं, जो किंजी से बात करने के लिए बैठी है, और फिर से किंजी वहाँ पर अपनी माँ को यही दिलासा देती है कि वो उसकी माँ के डिसीजन से बिल्कुल खुश है। जिसके बाद किंजी अपनी माँ से ये भी एडवाइस लेती है कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, यानी कि उसके पार्टनर के दिमाग में, जो कि गेब है। और उसकी माँ उसे सलाह यही देती है कि एक ट्रस्ट होता है जिसके चलते उन दोनों को आपस में भरोसा करना चाहिए, जो फिलहाल तो किंजी और गेब के बीच बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद अगले सीन में हम डंकन को अपनी पुरानी यादों को ड्रॉ करते हुए देखते हैं, जिन्हें इंटरप्ट करते हुए बॉडी पहुंचता है, और डंकन को यही लगता है कि वो बॉडी नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई रैंडल है, जो बस उसे डांट ही रहा है। जिस बात से गुस्सा होकर डंकन उसे कमरे से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद बॉडी काफी ज्यादा रोता है और अपने कमरे में बैठे डंकन भी। जिसके बाद ये चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसकी बाकी डिटेल अब आपको इसकी अगली वीडियो में मिलेगी कि लॉक एंड की के दुनिया में अब आगे और क्या क्या होगा। बाकी अब आपकी राय लॉक एंड की के इस 3rd और 4th एपिसोड को लेकर क्या है, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।